सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 21 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं अपना। तो कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस्ड हुए टू ऑस्ट और अरेस्टेड मिनिस्टर्स ट्रिगर क्योस। तो क्या है ये बिल्स और उनके फीचर्स? तो ये जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए अप्लाई होंगे प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर्स पे और मिनिस्टर्स पे कि अगर कोई भी इनमें से अगर अरेस्ट होता है और कस्टडी में रखा जाता है 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा के लिए विदाउट बेल, तो उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से ऑटोमेटिकली। और तो कंसर्न्स क्या है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है यूज कर सकती है ईडी और सीबीआई का ओपोनेंट्स को अरेस्ट करने के लिए और रिमूव कर सकती है उनको 30 दिन जेल में रख के। और ये अप्लाई होगा इवन विदाउट कन्विक्शन, यानी चार्ज प्रूव होने से पहले ही ये अप्लाई हो जाएगा। और जब अंडर ट्रायल होगा केस, तो ये एक प्रिंसिपल जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के अगेंस्ट जाता है। और जो रेलिवेंट बिल्स हैं इसमें से कौन कौन से हैं: गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये बिल्स जो है रेफर किए गए हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। और आर्ग्यूमेंट जो सपोर्ट में देते हैं गवर्नमेंट इसके कि एक पॉलिटिकल मोरालिटी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए है, और जो लीडर्स सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं उनको रोकने के लिए है कंटिन्यूइंग फ्रॉम द ऑफिस। तो ऑपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इसके अगेंस्ट में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। और ऑपोजिशन एमपी जो है आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फेडरल ऑटोनॉमी। तो और राहुल गांधी ने कहा कि जो है इसको पॉलिटिकली मिसयूज किया जा सकता है, कि रूलिंग गवर्नमेंट को जो है वो यूज कर सकती है ये ईडी और सीबीआई टू अरेस्ट ओपोनेंट्स एंड रिमूव देम विद इन 30 डेज। और असदुद्दीन ओवैसी ने वार्न किया कि इंडिया को ये पुलिस स्टेट में बदल देंगे ये बिल्स। और ड्यू प्रोसेस कंसर्न्स हैं कि रिमूवल जो है कन्विक्शन से पहले हो जा रहा है, यानी चार्ज प्रूव होने से पहले ही रिमूव कर दिया जा रहा है। और तो कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के अगेंस्ट है। और बिल्स जो है अनड्यू हेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, एमपीज को प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं किया गया। ये सारे कंसर्न्स इस बिल को लेके बताए जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है वो यहाँ पे आर इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एट मर्सी ऑफ गवर्नर्स विम्स एंड फैंसीज, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर। तो क्या है, किस चीज से रिलेटेड है ये कि जब भी कोई आर्टिकल 200 से रिलेटेड है ये कि जब भी कोई बिल जो है वो गवर्नर स्टेट असेंबली से गवर्नर के पास आता है, तो उसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो वो ग्रांट करे एसेंट, तो अगर उस बिल को एसेंट ग्रांट कर देते हैं तो लॉ बन जाता है। अगर विद होल्ड करते हैं एसेंट तो वो बिल लैप्स हो जाता है वहीं पे। और अगर उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करते हैं कि एसेंट दिए बिना प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट को भेजा जाता है डिसीजन के लिए। और रिटर्न कर सकते हैं बिल अगर एक्सेप्ट मनी बिल, अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से जो है उसको पास कर देता है बिल रिटर्न होने के बाद, तो गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ता है, तो ही मस्ट गिव हिज असेंट। तो अब सेंटर ने क्या आर्ग्यू किया कि बेसिकली जो है जो बिल आता है गवर्नर के पास स्टेट असेंबलीज का, तो गवर्नर कैन विद होल्ड एसेंट, और इफ दे डू सो द बिल लैप्स हो जाता है वहीं पे अगर विद होल्ड करते हैं तो। और इस पावर को यूज किया जाता है स्पेरिंगली। एग्जाम्पल बताते हैं कि जब कोई बिल जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है स्टेट असेंबलीज का, या अगर डेमोक्रेटिक विल ऑफ द नेशन के अगेंस्ट है, तो उसको विदहोल्ड कर सकता है गवर्नर, वहीं पे बिल वो लैप्स हो जाता है। और गवर्नर्स मेयर रबर स्टैंप नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को और यूनियन के इंटरेस्ट को। तो गवर्नर्स आर नॉट नो बडीज बट हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, और कुछ डिस्क्रिप्शन उनको अलाउड है बट मिस यूज रेयर है, ऐसा गवर्नमेंट का सेंटर का आर्ग्यूमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पे कि सीजीआई जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला कि क्या गवर्नर जो है उनको टोटल पावर मिली है टू सिट इन अपील ओवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या जो है टोटल जो गवर्नर के अपील पे के बेसिस पे चलती है। तो इसका मतलब है कि डज दिस मीन स्टेट गवर्नमेंट्स आर द वो मर्सी पे हैं, गवर्नर की मर्सी पे हैं विम्स एंड फैंसीज के। तो जस्टिस नरसिम्हा जी ने बोला कि इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रेजेंट डे रियलिटीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, नॉट जस्ट आइडियल एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो कपिल सिब्बल जी ने क्या आर्ग्यू किया कि इफ अगर कोई गवर्नर है वो अगर कोई बिल जो है विदहोल्ड करता है एसेंट उस पर, तो इस सेम लॉजिक से जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 111 वो भी पार्लियामेंट के बिल के लिए भी सेम वैसा ही कर सकता है, जो कि दिस वुड मीन इवन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट्स विम्स विच इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो ये आर्ग्यूमेंट दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ इजराइल अप्रूव्स प्लान टू सीज गाजा सिटी, कॉल्स अप इट रिजर्विस्ट फॉर कैंपेन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो क्या हुआ है कि बेसिकली इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नया मिलिट्री प्लान जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें गाजा सिटी को जो है कॉन्कर करने की बात की है, और इसके लिए उन्होंने 60,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट को बुलाया जा रहा है। और ये फैसला तब आया है जब कतर, इजिप्ट और यूएस मेडिएटर्स जो है सीज फायर प्रपोजल को का जवाब इसराइल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब। तो सीज फायर प्रपोजल क्या है बेसिकली, इसमें बोला गया है कि जो है सीज फायर जो प्रपोजल दिया गया है इसराइल और हमास को कि 60 दिन का जो है वॉर ब्रेक रहेगा, ट्रूस पीरियड रहेगा, और हमास धीरे धीरे इसराइल हॉस्टेजेस रिलीज करेगा, और प्रिजनर्स जैसे कि इसराइल कुछ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज करेगा, और गाजा में रिलीफ सप्लाईज जाने की परमिशन दी जाएगी। और हमास ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसराइल इंसिस्ट कर रहा है कि सारे हॉस्टेजेस एक ही डील में रिलीज हों। तो इसराइल का क्या कहना है कि नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट ने पहले ही गाजा सिटी कॉन्कर प्लान को अप्रूव कर दिया था, लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने जो सीज फायर जो प्रपोजल है उस पर डिसाइड करने के लिए मीटिंग कॉल नहीं की अभी। और वहाँ की सिचुएशन ये है कि बेसिकली सिचुएशन बहुत कैटास्ट्रॉफिक है, और बहुत बड़े नंबर में लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। ज़्यादातर लोग रोड्स और स्ट्रीट्स पर बिना शेल्टर के रह रहे हैं, और सिर्फ वेडनेसडे की बात करें तो 25 लोग मारे गए इजरायली स्ट्राइक में, और वॉर के स्टार्ट से अब तक लगभग 62,122 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है। ज़्यादातर इसमें से सिविलियंस हैं, तो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, उत्तराखंड असेंबली क्लियर्स अमेंडमेंट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एंटी कन्वर्जन बिल्स। तो यूसीसी जो है उत्तराखंड में पहले से ही लागू था, और उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं कि जैसे कि जो इलीगल लिविल रिलेशनशिप्स हैं उन पर पनिशमेंट और जो है स्ट्रिक्ट कर दी गई है, और मैरिज रजिस्ट्रेशन के जो पीरियड है वो 6 मंथ से एक्सटेंड करके 1 ईयर कर दिया गया है। और जो फोर्स कन्वर्जन्स हैं, फोर्स कन्वर्जन्स के लिए भी जो है जो पनिशमेंट है वो 10 साल से बढ़ाकर 3 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी पनिशमेंट बढ़ा के 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। और माइनॉरिटीज़ एजुकेशन बिल लाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन इसी पर है कि माइनॉरिटी स्टेटस बेनिफिट्स जो है वो अब एक्सटेंड होंगे सिख्स, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को भी। और मदरसाज जो हैं, मदरसाज रिकग्नाइज नहीं होंगे उनको जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, केरला टू हेल्प हिमाचल प्रदेश अडॉप्ट कम्युनिटी बेस्ड पैलेटिव केयर मॉडल। तो क्या होता है ये पैलेटिव केयर? तो पैलेटिव केयर बेसिकली एक टाइप का स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर है जो सीरियस क्रॉनिक या लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से सफ़र करने वाले पेशेंट्स को दी जाती है, और फोकस इसका क्योर पर होता है बल्कि कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने पर होता है। और ये केयर पेशेंट के साथ साथ फैमिली को भी सपोर्ट करती है। तो अब बेसिकली यहाँ पे केरला मॉडल है क्या जो हिमाचल प्रदेश अडॉप्ट करने की बात कर रहा है? तो केरला मॉडल के कुछ की फीचर्स हैं कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होता है, लोगों की पार्टिसिपेशन और लोकल वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, होम बेस्ड केयर पर जो है बेड रिटर्न पेशेंट्स के लिए दी जाती है, इंटीग्रेट किया जाता है प्राइमरी हेल्थ सिस्टम के साथ, और हर हेल्थ सेंटर से लिंक्ड होती हैं सर्विसेज, लो कॉस्ट होता है, हाई इम्पैक्ट मॉडल होता है, स्टेट और कम्युनिटी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, और ये WHO से भी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कि रशिया वेलकम्स वैंग यीज विजिट एंड द पॉजिटिव टर्न इन इंडिया चाइना टाइज। तो रशिया ने वेलकम किया है जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे हैं उसको, और एक पॉजिटिव टर्न बोला है रिलेशंस में। तो एनर्जी ट्रेड की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया है इंडिया पे 50%, और इंडिया और रशिया क्रूड ऑयल की ट्रेड की बात करें तो रशिया से इंडिया अब जो है, जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसका शेयर 40% तक चला गया है, और ये एक स्पेशल मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो बाईपास किया जा रहा है टैरिफ जो यूएसए ने लगाया है इंडिया पे। और डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो रशिया ने जो है कंफर्म किया कि वो जेट इंजन्स और जो सुदर्शन चक्रा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट में इंडिया का इसके साथ हिस्सा लेगा। और रशिया ने कहा है कि जो ब्रिक्स और जो SCO जो है देश मिलकर यूएस के जो इलीगल और अनलॉफुल टैरिफ्स हैं उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और रशिया ने नॉन UN सैंक्शंस को इलीगल बोला,
और क्लैरिफाई किया ब्रिक्स कंट्रीज़ कभी भी जो है सैंक्शंस इम्पोज नहीं करते। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इन मॉस्को जयशंकर फ्लैग्स चैलेंजेस दैट टैरिफ पोज टू इंडिया रशिया ट्रेड। तो यूएस प्रेसिडेंट ने जैसा पता है कि हमें 50% टैरिफ लगाया है इंडियन इम्पोर्ट्स पर। तो यूएस बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने मॉस्को विज़िट किया इसी कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने हाईलाइट किया जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं और जो लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स है या कनेक्टिविटी और पेमेंट इश्यूज़ हो गए इंडिया और रशिया ट्रेड रिलेशंस में, ये सारे चैलेंजेस हैं। और इंडिया और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है फाइनलाइज हुए। इससे जो है बेसिकली रशिया, चाइना, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच ओवरलैंड ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। और जयशंकर ने इनडायरेक्टली इंडिया और यूएस ट्रेड टेंशंस का जिक्र करते हुए कहा कि लीडर्स क्लोजली इंगेज्ड हैं। और इंडिया रशिया ट्रेड जो है 2021 की बात करें तो जो है $13 बिलियन था, जो कि 2024 और 25 में की बात करें तो लगभग $68 बिलियन हो गया है, जिसमें मेजर शेयर जो है बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का है, जिसमें ऑयल और गैस आता है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे बेसिकली, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल्स। तो अग्नि 5 मिसाइल है क्या? बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है और 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कवर करता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द एशिया और पार्ट्स ऑफ यूरोप को। न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल है, यानी कि इवेट कर सकता है मिसाइल के डिफेंस सिस्टम को। और मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकता है और स्ट्राइक कर सकता है कई सारे डिफरेंट टारगेट्स को एक ही लॉन्च में। और लेटेस्ट अपग्रेड क्या है अभी 2025 में कि डेवलपमेंट किया गया है 75,000 kg बंकर बस्टर वॉरहेड कैरी करने का। और ये पेनिट्रेट कर सकता है 80 से 100 मीटर जो अंडरग्राउंड है, और हाइपरसोनिक स्पीड पोटेंशियल है इसका। और अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया चांदीपुर उड़ीसा में। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया यहाँ से। और डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स वैलिडेट किए गए। और डेवलप किसने किया है अग्नि 5 मिसाइल को? DRDO ने। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ यूपीज़ जलालाबाद। तो उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका जलालाबाद एरिया आता है, उसको ऑफिशियली अब जो है परशुरामपुरी जाना जाएगा। परशुरामपुरी डिस्ट्रिक्ट। और यूपी गवर्नमेंट ने अपने प्रपोजल में बताया कि जो जलालाबाद को लॉर्ड परशुराम का जन्मस्थल माना जाता है, और यहाँ एक एंशिएंट परशुराम मंदिर भी है। इसी वजह से लोकल म्यूनिसिपल बोर्ड ने जो है इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का रेजोल्यूशन पास किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, लोकसभा क्लियर्स बिल दैट बैन्स रियल मनी गेमिंग। तो रियल ऑनलाइन मनी गेमिंग के बारे में है। बेसिकली ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, कार्ड गेम्स हो गए, गैम्बलिंग टाइप हो गए जहाँ पैसा डिपॉजिट करके रिस्क होता है, उनको बैन बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है इन बिल्स का कि इन टाइप के गेम्स को बैन करना। और बेसिकली जो है बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो अब इसमें जो है जो भी ऑफरिंग्स हैं या फिर ऑपरेशन है इनका, फैसिलिटेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और पार्टिसिपेशन, ये सारा कवर होगा इसमें। और स्पीकर ने बेसिकली बोला कि हर पार्टी को इस बिल को यूनाइट होकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग्स जो है उससे सुसाइड का कारण बन रहे हैं, फैमिली ब्रेकडाउन हो रहे हैं, लोग एडिक्ट हो रहे हैं और लाइफ सेविंग्स जो हैं वो भी ख़त्म कर रहे हैं। और इनके एल्गोरिदम की वजह से फ्रॉड और चीटिंग भी होती है। और बिल के प्रोविजंस की बात करें तो एक अथॉरिटी जो है वो क्रिएट होगी, है ना। और इस अथॉरिटी में बेसिकली जो है ई स्पोर्ट्स को जो है ये प्रमोट करेगी क्रिएटिव और रिक्रिएशनल इंडस्ट्री के रूप में। और लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर स्ट्रिक्ट बैन होगा, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल और हेल्थ हार्म्स क्रिएट किए हैं। और गवर्नमेंट का कहना है कि कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्रोहिबिशन लॉ है और ऑलरेडी इंडस्ट्री से डिस्कशन चल रहे थे।
तो अब पॉसिबल चैलेंजेस ये हैं कि इंडस्ट्री इससे कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एंड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। और ये जो बिल है बेसिकली जो पहले बोला जाता था कि जो है 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट किया जाता था इन सारे गेम्स को, एक गेम ऑफ चांस और एक स्किल का गेम्स। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन जो पहले हम लोग पढ़ते थे उसको ये बिल जो है उस डिफ्रेंशिएशन को इररेलेवेंट बनाता है और ये बैन करता है सारे ही जितने भी ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स हैं उनको। इसमें एक जो पॉइंट एक अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी ई स्पोर्ट प्रमोट करने के लिए, जो कि क्रिएटिव और रिक्रिएशनल इंडस्ट्री के रूप में है। तो उसमें वीडियो गेम इंडस्ट्री का पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है कि पिछले 2 साल में जो है उनकी डिमांड जो है कम हुई थी। जो रियल मनी गेमिंग फर्म्स हैं उनसे अलग कैटेगरी उनको दी जाए, ऐसा डिमांड था। अब बिल के थ्रू एक क्लैरिटी मिल गई है और उनसे बोल रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंशियली एक डिस्टिंक्ट रिकग्निशन मिल रही है, जो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान्स टू एस्टैब्लिश रिसर्च हब इन इंडिया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कुछ नए प्लान्स हैं 2025 के लिए। कि पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है देख लेते हैं। कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली 2015 में जो है लॉन्च किया गया था पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP21 के साइडलाइंस पे। और इसके फाउंडर्स बेसिकली इंडिया और जो फ्रांस हैं, और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा। और फर्स्ट इंटरनेशनल जो है बॉडी है, कोई भी ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल बॉडी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इसका ऑब्जेक्टिव है वही कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, जो सस्टेनेबल हो, अफोर्डेबल हो, क्लीन एनर्जी सोर्स हो। और जो सोलर रिच जो कंट्रीज़ हैं, जो कैंसर और कॉप्रिकॉर्न के बीच में सनशाइन कंट्रीज़ है, जहाँ पे सनशाइन आती है, उनको यूनाइट करना कोऑपरेशन के लिए, सोलर डिप्लॉयमेंट के लिए। और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पर डिपेंडेंस अपना घटाना। तो भी प्लान क्या है कि ISA ने इस साल के एंड तक जो है वो 17 कंट्रीज़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। और ये सेंटर्स जो है टेस्टिंग, लैब ट्रेनिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। और इन्हें बेसिकली IIT टाइप में यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल में डेवलप किया जाएगा। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया की बात करते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को इंडिया में सिलिकॉन वैली फॉर सोलर बनाया जाएगा। और ये हब सारे सेंटर्स को कनेक्ट करेगा और एक ग्लोबल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाएगा, है ना। तो अब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है कि कई देश इंडियन इंजीनियर्स पर डिपेंड कर रहे हैं किसी डिजिटल टेंडर के लिए या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, रीस्किलिंग के लिए। तो इंडिया ने अब तक जो है 119 गीगावाट जो है सोलर कैपेबिलिटी वो इंस्टॉल की है जुलाई 2025 तक। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है कि द फैक्ट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कमीशन इन क्राइसिस। तो ये आर्टिकल बेसिकली इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के बारे में है, जो अभी बिहार में वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी की वजह से स्पॉटलाइट में है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें बताते हैं कि जैसे सुकुमार सेन जी हैं, जो इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट और इंक्लूसिव इलेक्शन कंडक्ट कराया और करके हिस्ट्री बनाई थी। और मैसेज ये है कि हिस्ट्री आपके काम को याद रखती है, वर्ड्स और एक्सक्यूज़ेस को नहीं। और करंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को जो है ऑर्डर दिया कि बिहार का जो ड्राफ्ट रोल है उसमें जो 65 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड किया गया है, उनके नेम्स और रीजंस जो है वो पब्लिश किए जाएँ। और ये एक्सपोज हुआ कि ऑपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट के बाद, जिसमें इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर जो है बड़ा सवाल उठाया गया। और इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वोटर्स को रीअश्योर करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा डाउट और क्रिएट हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार के आंसर्स वेग और अनकन्विंसिंग लगे। एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीडियो फुटेज जो CCTV है पोलिंग बूथ की, उसको शेयर करने से मना किया। प्राइवेसी, उनसे बोला कि प्राइवेसी वायलेंस होगा, स्पेशली वुमेंस का, जो एक एब्सर्ड जो है जस्टिफिकेशन दिखाता है। और बोला कि ऑपोजिशन को इश्यूज़ तब उठाना चाहिए जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आती है, नॉट आफ्टर इलेक्शन। लेकिन बोकस वोटिंग जो पैटर्न है उसका रिज़ल्ट के बाद ही समझ में आता है। और डिनाइल ऑफ डाटा की बात करते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को इलेक्टोरल रोल्स एक्सेस करने से बार बार रोका गया। इवन आफ्टर हाई कोर्ट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल एक्सक्यूजेस देकर वोटर लिस्ट देने से इनकार किया। और बिहार में भी आधार और जो अदर वैलिड जो ID प्रूफ्स हैं उनको रिजेक्ट करके वोटर्स को एक्सक्लूड किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोर्स किया कि जो डिलीटेड नेम्स हैं उनके रीजनेबल सर्चेबल फॉर्मेट में पब्लिश किया जाए।
और बिगर इशू इसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खुद डैमेज कर रहा है और अब सिर्फ रूलिंग पार्टी ही इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट कर रही है, बाकी मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वीक हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वोटर्स के साथ माउंटेन की तरह खड़ा है, लेकिन असल में जो है डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो जो लोग हैं वो रियल माउंटेन होते हैं, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा इस आर्टिकल में बोलना है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे बेसिकली इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग द माइग्रेंट सिटीजन्स। तो यहाँ पे है क्या बेसिकली बिहार में लगभग जो है 3.5 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं वो लगभग 4.4% वोटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उनको इलेक्टोरल रोल्स से जो है हटा दिया गया है अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और क्योंकि वो घर पर जो है वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे इसलिए उनका वोटिंग राइट खतरे में है और वो कहीं भी वोट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अपने ओरिजिन स्टेट में ना डेस्टिनेशन स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। और बिहार के लिए जो माइग्रेशन है वो एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। बहुत लोग फैमिली के साथ या उनके केयर के लिए दूसरे घर शिफ्ट हो जाते हैं और लेकिन इलेक्शन सिस्टम अभी भी जो है सेकेंडरी सिटीज़न मॉडल है उस पर बेस्ड है, यानी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांग रहा है, इन पर्सन वेरिफिकेशन। माइग्रेंट्स जो रेंटेड रूम्स स्लम्स या साइट्स पर रहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं कि वेरिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है और ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो बेसिकली मुश्किल होता है माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा। और सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं कि होस्ट स्टेट में जो माइग्रेंट्स को आउटसाइडर समझा जाता है और इलेक्टोरल रोल इंक्लूजन वो बेसिकली डिस्करेज होता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है, जो बिहार में वोटर टर्नआउट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लो है, 52.3% है। अब और भी गिरने का रिस्क है इससे, जो बिहार में वोटर टर्नआउट है। और माइग्रेंट्स का जो है डुअल बिलोंगिंग, जिसमें कि जैसे कि होस्ट स्टेट है उसमें इकोनॉमिक रोल होता है और होम स्टेट में पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। अब ये दोनों बेसिकली डुअल बिलोंगिंग ये जो है प्रॉब्लमेटिक माना जा रहा है। और इवन इंडिया नेपाल बॉर्डर माइग्रेंट्स की बात करें जो मैरिज टाइज की वजह से होती हैं, वो भी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट फेस कर रहे हैं कि उनका नाम भी कट गया है। और डेटा इनसाइट्स की बात करते हैं कि हर साल लगभग 7 मिलियन जो है सर्कुलर माइग्रेंट्स वो हर ईयर जो है बिहार से निकलते हैं और 2.7 लोग फेस्टिव टाइम पे जो है वापस आते हैं, लेकिन अब उनके नाम रोल से डिलीट हो गए हैं। और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का लिमिटेड अपडेट दिखाता है कि जो प्रोबेबिलिटी स्कीम्स माइग्रेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो अब इसमें बोलते क्या हैं कि क्या कर सकते हैं कि पोर्टेबल वोटर आइडेंटिटी सिस्टम यानी वन नेशन वन वोटर आईडी टाइप जो है होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ब्लैंकेट जो है डिलीशन पर उसको रोकना चाहिए और क्रॉस वेरिफिकेशन विद डेस्टिनेशन स्टेट्स अडॉप्ट करना चाहिए। और पंचायत्स और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको माइग्रेंट आउटरीच और री रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स में इन्वॉल्व करना होगा। और केरला जो मॉडल है माइग्रेशन सर्वेज़ को बिहार और यूपी जैसे हायर स्टेट्स में जो है रेप्लिकेट करना चाहिए। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक लैप्स नहीं है सिर्फ, बल्कि एक डेमोक्रेटिक रप्चर है। अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो इंडिया अपनी डेमोक्रेसी से करोड्स ऑफ हैंड वर्किंग माइग्रेंट्स को साइलेंटली डिसएनफ्रेंचाइज कर देगा वोटिंग से। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन मस्ट नॉट बी ट्रैप्ड इन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने बेसिकली रिसेंट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया जिसमें कि स्टेट को डायरेक्ट किया गया कि वो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं बियोंसी लैशराम, वो एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं, तो उनको एक नए एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है इशू करे जो उनकी एफर्म्ड जेंडर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इनके केस में यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट अपडेट करने से मना कर दिया था, बोले कि पहले सर्टिफिकेट जो है सीक्वेंशियली उनको मैनेज करना होगा, जो कि एक अननेसेसरी और रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन था। लेकिन मणिपुर का हाई कोर्ट ने बेसिकली बोला उनको एक नए एकेडमिक सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो अब बैकग्राउंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो है ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो अपना जो जेंडर है वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ट्रीट करके वेलफेयर बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए।
ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट आया था। और ये एक्ट जो है अथॉरिटीज़ को बाइंड करता है बेसिकली ट्रांसजेंडर पर्सन जो एक्ट है कि वो सेल्फ आइडेंटिफाइड पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करें और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट इशू किया जाए। और तो प्रॉब्लम क्या है, लॉ क्लियर होने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटीज़ हैं और प्रोसीजरल हर्डल्स की वजह से ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को अपने रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये दिखाता है कि ऑफिशियल्स अभी भी जो है बर्थ और जो बाइनरी जेंडर मेकर हैं यानी मेल और फीमेल का उससे ही अटैच्ड हैं और लिव्ड रियलिटी को इग्नोर करते हैं। और कोर्ट का जजमेंट एक जो है पॉजिटिव प्रेसिडेंट है जो फ्यूचर में दूसरे जेंडर्स को के लिए हेल्प करेगा। और ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्लियर मैसेज है कि प्रोसीजरल जो रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट्स से ऊपर नहीं हो सकती। और अब बेसिकली वे फॉरवर्ड में इसमें क्या बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको प्रोएक्टिव और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी होंगी, कल्चरल चेंज ब्यूरोक्रेसी में लाना होगा और जेंडर को सिर्फ पेपर वर्क के थ्रू नहीं बल्कि लिव्ड रियलिटी के बेसिस पर समझना होगा। और सीमलेस रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि सर्टिफिकेट्स और रिकॉर्ड्स अपडेट करना एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होना चाहिए, लीगल बैटल नहीं होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे न्यूक्लियर लॉज एंड द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो ये आर्टिकल बेसिकली मेनली जो है जो यहाँ पे सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट है इसमें अमेंडमेंट को लेके है। और तो इसमें बेसिकली जो CLNDA एक्ट है इसमें और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 इसके प्रपोज जो अमेंडमेंट्स है उसके बारे में है। और इंडिया ने बेसिकली 2010 में ये जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट बनाया जिसमें कि जो कोई भी अगर न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट होता है उस पर कंपनसेशन का सिस्टम बनाया गया। और लेकिन इस लॉ में एक क्लॉज था जिसमें जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं तो उन पर भी जो है लाइबिलिटी डाली गई। और इसी वजह से जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि इक्विपमेंट सप्लाई करने पर भी लाइबिलिटी बन रही है क्योंकि उन्हें एक्सीडेंट होने पर कंपनसेशन देना पड़ता है। और अब क्या प्रपोज़ल है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो ये दोनों एक्ट है उनको अमेंड किया जाए और इसमें सप्लायर्स पर जो लाइबिलिटी वाले क्लॉज को जो सप्लायर पे जो लाइबिलिटी है उस क्लॉज को रिलैक्स किया जाए और ताकि ये लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं यहाँ इन्वेस्ट करने में। और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें प्राइवेट कंपनीज़ को जो प्राइवेट कंपनीज़ उनको न्यूक्लियर सेक्टर में अलाउ करने का रास्ता खोला जाए। और 2010 में बेसिकली अपोजिशन ने जो है इस इशू पर UPA को अपोज़ किया था और अब NDA सरकार खुद इसको अमेंड करना चाहती है। और तो एनर्जी कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि इंडिया की जो टोटल पावर जनरेशन में सिर्फ 3% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। और अभी के लिए इंडिया के पास जो है 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिसकी 8.8 गीगावाट कैपेसिटी है। और टारगेट ये है कि बेसिकली 22.48 गीगावाट तक ले जाना 2031-32 तक और 100 गीगावाट ले जाना इसको 2047 तक। ये टारगेट्स हैं हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के। और तो न्यूक्लियर एनर्जी के रोल पर नई डिबेट चल रही है, स्पेशली स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स पर। ऑपोजिशन को डिसाइड करना होगा कि वो इस इशू पर क्या स्टैंड लेगी क्योंकि ये डिसीज़न जो है एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो गवर्नमेंट न्यूक्लियर लॉ को अमेंड कर जो है वो सप्लायर्स को फ्री करना चाहती है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी अलाउ करना चाहती है। तो इस बारे में बेसिकली ये पूरा आर्टिकल था। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे वाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ। तो अभी इंडिया क्या है 23 अगस्त को अपना सेकंड जो है नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेगा चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद। और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि गगनयान हो गया, चंद्रयान मिशन और भारत अंतरिक्ष स्टेशन पर काम हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मिसिंग है, एक स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पेस लॉ हमारे कंट्री में। और ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन की बात करते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी है हमारे पास ग्लोबल 1967 की। ये कहता है कि स्पेस सब मैनकाइंड का है और किसी एक कंट्री का नहीं हो सकता।
और इस ट्रीटी के रूल्स फॉलो करने की जिम्मेदारी हर स्टेट की होती है, चाहे काम गवर्नमेंट करे या प्राइवेट कंपनीज़। लेकिन ये ट्रीटीज़ जो है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है, और मतलब हर कंट्री को अपना नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है। और जापान, यूएसए जैसे कंट्रीज़ ने अपना जो है लॉज, जापान और यूएसए इन्होंने अपना लॉज प्लस लाइसेंसिंग रूल जो है वो बना लिए हैं, जिससे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पेस एक्टिविटीज़ स्मूथली चलती हैं। इंडिया का अप्रोच क्या है कि इंडिया ने अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस लॉ पास नहीं किया है, और लेकिन एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ले रहा है। इंडियन स्पेस पॉलिसी आई है 2023 की, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए स्पेस एक्टिविटीज़ का फ्रेमवर्क है। इन स्पेस की बात करते हैं, इन स्पेस नॉर्म्स ऑथराइजेशन और रेगुलेशन के लिए जो है बनाया गया है, और कैटलॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस इंडस्ट्री, यानी कि सेफ्टी और ऑपरेशनल क्लैरिटी के लिए बनाए गए हैं कैटलॉग ये। लेकिन अभी एक मेजर चीज़ पेंडिंग है, स्पेस जो एक्टिविटीज़ लॉ है, जो एक ओवर एचिंग फ्रेमवर्क होगा, यानी नेशनल स्पेस लॉ अभी भी नहीं है हमारे पास। तो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है कि जो इन स्पेस है उसको स्टैट्यूटरी लीगल बैकिंग अथॉरिटी देना ज़रूरी है, और ऑथराइजेशन और रेगुलेशन के लिए जो है एजेंसी, और क्लियर लाइसेंसिंग रूल्स हों, जिसमें टाइमलाइंस फिक्स हों, फीस और अप्रूवल प्रोसेस क्लियरली बताया जाए। एफडीआई रूल्स वो सिंप्लीफाई किए जाएँ, और ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और प्राइवेट कंपनीज़ को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना होगा। और आईपीआर प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि इनोवेशन सिक्योर रहनी चाहिए ताकि टैलेंट अब्रॉड माइग्रेट ना करे। और स्पेस डेब्रिस लॉ की बात करते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और अपेलेट बॉडी भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये सारा इस आर्टिकल में सजेशन देते हैं। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली व्हाट आर मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स, जो भी ऑपोजिशन बेसिकली मांग रहा है कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स दो। तो वोटर रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? पहले तो ऑफिशियली लिस्ट होती है, जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उसकी लिस्ट होती है, और इसको कॉन्टीन्यूसली अपडेट किया जाता है एरोनेट के थ्रू, जो कि एक बेसिकली इलेक्शन कमीशन का डिजिटल एप्लीकेशन है। और इसे बेसिकली सारी पार्टीज़ के साथ शेयर किया जाता है पीडीएफ इमेजेस में, और लेकिन ये सर्चेबल नहीं है। और करंट इशू क्या है? राहुल गांधी और अपोजिशन डिमांड कर रहे हैं कि मशीन रीडेबल टेक्स्ट जो है वो पीडीएफ अवेलेबल किया जाए, जो कि सर्च करना इजी हो उसमें किसी का नाम, और डिटेक्ट करेगा ये बेसिकली जो कोई भी डुप्लीकेट नेम है, प्रिवेंट करेगा वोट थेफ्ट को। एग्जांपल देते हैं कि जैसे बेंगलुरु में महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने मैनुअली जो है 11,965 डुप्लीकेट एंट्रीज ढूंढे। तो इलेक्शन कमीशन क्यों रेजिस्ट करता है इसको कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ने जो है स्टॉप किया था ये अपलोड करना, टेक्स्टेबल जो सर्चेबल फॉर्मेट है उसको बंद कर दिया था, और रीज़न ये दिया था कि कोई भी फॉरेन एक्सेस ना कर सके कोई सेंसिटिव डेटा जैसे नेम और एड्रेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन केस में इसको इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में जाके बोला था कि पार्टीज़ जो है वो कन्वर्ट कर सकती हैं जो पीडीएफ है इनटू सर्चेबल टेक्स्ट। और चैलेंज क्या है करंट सिस्टम के साथ कि जो ये रोल है बेसिकली इलेक्टोरल रोल ये काफ़ी ह्यूज है, और इंडिया में 99+ करोड़ एंट्रीज़ हैं, और डिटेल जो है वो स्प्लिट है करोड्स ऑफ पीडीएफ्स में असेंबली वाइज। और जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है पीडीएफ जो कि सर्चेबल फॉर्मेट में हो, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और रिसोर्स इंटेंसिव होगा। और अब आर्ग्यूमेंट्स क्यों दिए जाते हैं कि ये क्यों हेल्पफुल रहेगा? तो इसमें बोलते हैं कि बेसिकली इससे जो अगर मशीन रीडेबल फॉर्मेट रहेगा, सर्चेबल रहेगा, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ईजी जो फ्रॉड और डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं उनको ईजीली डिटेक्ट किया जा सकेगा, और जो पब्लिक और पार्टीज़ है वो उसको ज़्यादा बेहतर बाद में एनालाइज कर सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन का क्या व्यू है कि प्राइवेसी रिस्क है, फॉरेन यूज़ हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग के हाइलाइट्स हैं कुछ, कि जो टैरिफ्स हाइक्स हुए कई कंट्रीज़ के द्वारा और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये जो ग्लोबल डिमांड है उसको वीक कर रही है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी डिस्करेज कर रही है। तो आरबीआई के गवर्नर जो संजय मल्होत्रा जी हैं ये बोल रहे हैं कि जो रूरल इकोनॉमी है और जो कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव साइन दिख रहा है, और अर्बन स्पेंडिंग जो है में स्लगिश है, और ग्रोथ को अभी भी सपोर्ट मिलेगा सप्लाई साइड फैक्टर्स से और पॉलिसी एनवायरनमेंट से। तो और ग्रोथ, और दूसरे मेंबर का बोलना है कि ग्रोथ आउटलुक वो चैलेंजिंग होगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड पॉलिसी है
उसमें अनसर्टेनिटी से इम्पैक्ट हो रहा है। और यूके और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हुआ है, उस पर यूएस ने 25% टैरिफ ऑन इंडिया डाला है। ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है इंडिया पे। और एमएसएमई जो है वो बेसिकली जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यूएस ने लगाया है वो इंडिया पर नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। और इंडिया और यूके का जो एफटीए ट्रेड है वो पॉजिटिव है। और एमएसएमई में जो है डिस्ट्रेस दिख रहा है, स्पेशली यूएस डिपेंडेंट सेक्टर्स जो डायमंड और ज्वेलरी हैं, टेक्सटाइल और अपैरल हैं, फिशरीज़ हैं, जो कि यूएस पे थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका लुक एट इंडियाज़ फूड टेक टू बूस्ट प्रोडक्शन। तो सऊदी अरेबिया और जो साउथ अफ्रीका है ये अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इंडियन जो फूड टेक और एग्री इनोवेटर्स पर भरोसा कर रहे हैं। और इनके अफ्रीका और सऊदी अरेबिया की बात करें तो अफ्रीका जो है फूड और बेवरेज इंडस्ट्री 313 मिलियन डॉलर्स की है, बिलियन डॉलर्स की है, और जो अब $1 ट्रिलियन तक होने की उम्मीद है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे 60% जो अफ्रीका का वैल्यू चेन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। ज़रूरत है वैल्यू एडिशन की, प्रोसेसिंग की, ब्रांडिंग की, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की। तो अब ये बेसिकली साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है वाइन्स में, जूसेस में, फूड एडिटिव्स में, तो इंडिया को एक टेक पार्टनर की तरह देख रहा है। और सऊदी अरेबिया भी इंडिया का जो है लॉन्ग टर्म पार्टनर एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में। तो बेसिकली जो फूड है, इंडिया का फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो भी 8.8 CAGR की ग्रोथ पे है, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट। और ये 2023 तक जो है डबल होने का प्रोजेक्शन है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूएस इम्पोजेज सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफिशियल्स ओवर इज़राइल। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके 2 जजेस और पर जो है सैंक्शंस लगाए हैं। और यूएस का कहना है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये पॉलिटिकल और बायस्ड है, और जो कि यूएस और इज़राइल को टारगेट करता है। और ये ऑफिशियल्स बेसिकली उन केसेस से जो है जुड़े हैं जो इज़राइल और एक्स डिफेंस मिनिस्टर जो है वहाँ के, उन पर गाज़ा वॉर क्राइम्स के लिए वारंट इशू हुए हैं। तो यूएस ने इसको आईसीसी को जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला। इज़राइल ने इस डिसीजन को वेलकम किया, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने इंडिपेंडेंस और रूल बेस्ड ऑर्डर पर अटैक बताया। कोर्ट ने बोला वो बिना प्रेशर के अपना मैंडेट जो है वो कंटिन्यू करेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में, और अंडर रोम स्टैट्यूट 1998। और इसका हेडक्वार्टर जो है हेग में है, हेग नीदरलैंड्स। और इसमें 120 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। और मैंडेट क्या है कि ये इन्वेस्टिगेट करता है और प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स, स्टेट्स को नहीं, इंडिविजुअल्स को, फॉर जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो ये परमानेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है और यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ काम करता है। और क्रिटिसिज्म ये है कि जो है बायस इस पे लगता है कि लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर है, और इन्फोर्समेंट पावर जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, और इसके लिए एनफोर्समेंट के लिए मेंबर स्टेट्स पे रिलाई करना पड़ता है इसको। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सेटलमेंट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बैंक गेट्स नॉड। तो क्या है ये सेटलमेंट प्रोजेक्ट? तो इजराइल ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है अपना जो ईवन सेटलमेंट प्रोजेक्ट है उसको, जो कि उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया है वेस्ट बैंक उसमें बनेगा। और इस प्रोजेक्ट से ये जो एरिया है वेस्ट बैंक का वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। और तो बेसिकली यहाँ पे अब प्लानिंग है, बिल्ड कमेटी ने इसे क्लियर किया, जिसमें लगभग 3500 नए अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे इस सेटलमेंट्स में। और इसे बेसिकली पैलेस्टीन के मुताबिक ये उनके फ्यूचर जो पैलेस्टीन स्टेट है उसके प्लान्स को ख़त्म कर देगा। और जो उनका इजराइल फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना है कि जो है इसके बाद जो है 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है ऑफिशियली वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।